मैं रोहित वंशी आप सबके लिए आज 9th क्लास जो एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं उसका लास्ट चैप्टर है जो भारत में खाद्य सुरक्षा। मैंने 3 चैप्टर पीछे किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले 3 वीडियो मैंने और कराई हैं, उनको अवश्य देख लें ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे कि इकोनॉमी की शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे क्या क्या चीज़ों को मैंने कराया है। आप अच्छे से करेंगे तभी आपको समझ आएगा और आप अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इकोनॉमी काफ़ी पावरफुल एग्जाम में आजकल बैठ रही है। तो आइए देर न करते हुए हम भारत में खाद्य सुरक्षा की चर्चा करेंगे और आप लोग इस सीरीज को भेजते रहें अपने फ्रेंड्स को, सबको सेंड करते रहें ताकि जो आप लाभ ले रहे हैं वो हर किसी को लाभ मिलता रहे। हर किसी के पास इतनी पैसे नहीं होते हैं कि वो एनसीईआरटी बुक लाए। तो मैं आशा करता हूँ कि बुक जो हम करा रहे हैं ये आप लोग नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इससे आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। दोबारा देख लीजिएगा, एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, अच्छे समझ आ जाएगा। कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए चर्चा करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है, हम चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। क्या है? खाद्य सुरक्षा 2 जून की रोटी पाना नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आयाम दिए हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। खाद्य सुरक्षा उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों से स्टॉक से है। इससे खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। दूसरा क्या है? पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास अस्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? खाद्य सुरक्षा क्यों देखेंगे। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि की दृष्ट आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा को ग्रस्त हो सकते हैं। एक सेकेंड। क्या होता है कि जब समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि की दृष्ट राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। एक स्टोरी है 1970 के दशक की, हम चर्चा करेंगे। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। संयुक्त राज्य 1975 अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य का सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा में अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में एक घोषणा की गई है कि वैयक्तिक परिवार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996। इसके अतिरिक्त घोषणा यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, हम बात करेंगे। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? सूखे के कारण, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खदान की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत हो आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान
बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। क्या होता है? अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरियों से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भोजन में भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। आइए चर्चा करते हैं कुछ चीज़ों पे मारे गए थे। क्या आपको मालूम है कि बंगाल का सबसे बड़ा अकाल अधिक कौन प्रभावित हुए? चावल कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। आप लोग ध्यान देंगे, जो सारणी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप दोबारा बार बार देख सकते हैं। चर्चा में क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी 4.1 का अध्ययन करें और बताएं क्या आप इस कथन से सहमत हैं। आप लोग जो देखेंगे कि राहत केंद्र और भूखमरी से पीड़ित लोग ऐसे थे और इनकी ये स्थिति 1943 में दिखाई जा रही है। यहाँ पे सुझाए गए कार्य हैं जो क्या आप अकाल पड़ने से पहले दोनों चित्रों को जो दिखाया गया है लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इन चीज़ों के आप परियोजना कार्य होता है भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएं एकत्र करें कि और अकाल कब पड़े, कब क्या हुआ, इनकी सूचनाएं एकत्र करें और अपनी कॉपी पर नोटबुक पर लिखें। तो बात करेंगे कि भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। क्या हुआ कि बंगाल की जैसा अकाल भारत में पुनः नहीं पड़ा, पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद्य में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 की विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। रामू की कहानी पर चर्चा करेंगे कि रामू की कहानी, इससे हम समझेंगे। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका छोटा सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है। उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी ने भी पशुओं की सफाई करने, गोबर हटाने का काम अंशकारी करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरों कार्यों में काम की तलाश करता है। तो कभी कभी उसे ईंट भट्टे या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीज़ जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियों भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रगति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। चर्चा करें क्वेश्चन जो दिए होते हैं, आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे और वो लिखने की कोशिश करेंगे। कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? मैंने पीछे चैप्टरों में चर्चा की है कि मौसमी क्रिया क्यों है। रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? क्योंकि उसे फसल के टाइम काम मिलता है, बाकी नहीं मिलता। जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है?
कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? अब बात करेंगे अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने में पश्चात अपनी आय से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वो मुश्किल से इतना कमा ही पाता है कि उसकी दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड, क्या बोलते हैं, पीडीएस कार्ड। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है और वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है, पोषण पालन कर रहा है। आप रिक्शे चलाने वाले अहमद की नियमित आय होती है। इन क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, इनको आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। रिक्शा चलाने वाले आय की थोड़ी आय बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपने परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है? वह उस दिन दुकान पर नहीं जाता जिस दिन अदर के लिए खुलती है, उस दिन जाता है जब निर्धनता रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए खुलती है, वगैरह वगैरह काम चला रहा है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियां का भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण में सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। ये चिंता का विषय है, गहरी चिंता का विषय है, गंभीर, क्योंकि इसमें अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती, दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के क्षेत्र से संबंध है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि कार्य में मौसमी प्रगति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम कर रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष का काम करने में अक्षम रहता है। सारणी देखेंगे बाद स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों के आत्मनिर्भर होना होता भारत का लक्ष्य क्या रहा है, उसमें चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए करने सभी उपाय किए। भारत में कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति की आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो कि 44.01 और 30.30
करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है और 2015-16 में अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275 से 68 करोड़ टन है। गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87, 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन 2015-16 में हुई है। भारत में खाद्य सुरक्षा की चर्चा करेंगे। भारत खाद्य सुरक्षा क्या है? 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर बन गया। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये जो चित्र दिया हुआ है भारत अनाज की उपज करोड़ टन में, आप लोग देख लेंगे कब कितना रहा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक की बात करेंगे कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। क्या है? FCI द्वारा बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी करने वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्ग में बाजार कीमत के कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने की मदद करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को वितरित करती है। इसे सार्वजनिक प्रणाली PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों क्या होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है हम नहीं जानते हैं, तो हम बताते हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से, कहाँ से? विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में 5.5 लाख राशन की दुकानें जिन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है। चीनी खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का निर्माण होता है। मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत के कम कीमत पर लोगों को भेजा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलो चीनी आदि निकटवर्ती दुकान से खरीद सकता है। ये चीज़ें खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। ये चीज़ देखेंगे। BPL कार्ड क्या है कि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्या होता है? निर्धनों के लिए लोग, अंत्योदय कार्ड निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए, मतलब गरीबों में भी गरीब कार्ड अंत्योदय कार्ड। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों के लिए BPL कार्ड, निर्धनता रेखा से उनके BPL कार्ड, और अन्य लोगों के लिए LPL कार्ड। कौन से? LPL, APL, BPL। ठीक है, ये चीज़ें हम अब देख रहे हैं। आगे देखते हैं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट में 60 के दशक में दौरान राशन कार्ड प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज FFW 1977 से 78 में प्रारंभ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से खाद्य घटक भी हैं।
जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के अन्य कार्यक्रम हैं। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति क्या है, इस चर्चा हम करेंगे। वर्तमान स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में ये प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गरीबों गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 से देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस और शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े हुए क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत से बनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस से प्रारंभ की गई है। ये पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं, अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना की प्रारंभ की गई। एक सेकंड हम बात करते हैं कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया है, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करेंगे ये जो योजनाएं हैं, ये गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूह को लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य के अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों के ठसाठस भरे अन्य भंडारों के बावजूद भुखमरी घटनाएं हो रही हैं। अनाजों के ठसाठस भरे होने के बावजूद भी भुखमरी घटनाएं हो रही हैं। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, जहाँ कहीं अनाज सड़ रहा है तो कहीं कुछ स्थानों से चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक इसकी मौजूदा मानदंडों के अंतर्गत दर्शाती है। एक देखेंगे जो तुम्हारी अभी दी हुई है, इन्हें देख लेंगे आप लोग, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक क्या सार्वजनीन थी। लक्ष्य समूह में अंततः मतलब गेहूँ 2.34 रुपये प्रति किलो दिया जाता है, चावल 2.89 रुपये प्रति किलो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि क्या होता है। अंत्योदय अन्न योजना की बार चर्चा करेंगे। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों को पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक मात्र परिवार को 25 किलो अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की ये मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलो से बढ़ाकर 35 किलोग्राम की कर दी गई 2002 में। ठीक है, जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की 2 करोड़ हो गई। सहायकी यानी सब्सिडी वह भुगतान है, सब्सिडी को हिंदी में सहायकी बोलते हैं, वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सांख्यिकी सहायकी से घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम कर रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। यह आरेख है। न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर करोड़ टन एवं चावल गेहूं के मानक के रूप में आप चर्चा कर सकते हैं।
देखते हैं वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी ये बफर स्टॉक प्रतिमानों में से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा फिर भी प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालत सुधरे, इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडार बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव वाली लागत की लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने में सिर्फ गंभीरता का विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबाव का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा के पश्चात बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित हैं। न्यूनतम समर्पित कीमत में वृद्धि में विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों को प्रमुख भोजन है। मोटा जो अनाज है गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई और पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने के लिए खतरा पैदा हो गया है। बात करेंगे न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार के खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडार लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। एनएसएसओ 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004 में घटकर 5.98 किलोग्राम 2011 में हो गया। चर्चा करेंगे कि नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2012 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004 से 2005 में भारत में दोगुनी हुई और नगरीय भारत में 66% बढ़ी। पीडीएस गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 2004 में ग्रामीण नगरीय भारत की दोगुना हो गई। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना और दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता और यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदाम में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन एवं गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिससे चावल पहले क्या होता था, परिवार के पास गैर निर्धन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले ये नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निरंतर रेखा से नीचे और परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निरंतर रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन कार्ड का बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका भारत में क्या होता है? सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रकों दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा
सुनिश्चित कराई। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाथ बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ADS गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने उन्हें खाद्य सुरक्षा पर काम सरकार की नीति को प्रभावित करने में भी ADS की कोशिश रंग ला रही है। ADS अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। ये था हमारा जो बात भारत में खाद्य सुरक्षा। अब बचा सारांश हम लोग देख लेंगे कि सारांश क्या है और चर्चा हम आगे करते हैं। आशा करता हूँ आपने ठीक से पढ़ा होगा। अगर नहीं ध्यान दिया है, इधर उधर भटक गए हैं, दोबारा फिर देख लीजिएगा। लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक कराया जाएगा। यही सीरीज जारी रहेगी। आपको और अच्छे वीडियोस दिए जाएंगे ताकि आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ किया जा सके। सारांश पढ़ते हैं। किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से भी असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। अतः भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त हैं। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित श्रमिक देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। वैसे आर्थिक दृष्टि रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य कराने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसमें 2 घटक हैं: बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी किए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा घटक भी शामिल था। जिसमें कुछ कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय योजना, अन्य योजना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं, इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। इन क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं लिख पाते, कोई समस्या होती है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी समस्याओं को रखें। आप अगर समस्याएं रखेंगे तो हम आपकी समस्याओं से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप मेहनत करोगे, अच्छा लगेगा और आप अपने परिवार का, गांव का, पड़ोस का, जिले का नाम रोशन करेंगे अगर आप कुछ करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप बेहतरीन मेहनत कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद।